हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल के लिए हिंदी का विशेष प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपके टॉप 10 क्वेश्चन रखे गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जो क्रिया किसका बोध नहीं कराती है, कर्म का बोध नहीं कराती है। आपने हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की जो डेफिनेशन होती है वो पढ़ी होगी। देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके साथ कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके साथ कर्म नहीं होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती या जिसके साथ कर्म नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आ मीन्स नहीं, कर्मक मीन्स कर्म के, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या है। पतझड़ का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देखिए, शीतल, सर्दी, विस्तार और बसंत। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पतझड़ का मतलब क्या होता है कि जब पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं तो हमारा पतझड़ होता है। अब हमें इसका विलोम चाटना है तो आपको जानना होगा कि उस ऋतु को हम लोग क्या कहते हैं। जब वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं तो उस ऋतु को हम लोग कहते हैं बसंत ऋतु। इसलिए पतझड़ का कभी विपरीतार्थक या विलोम आता है तो आप लगाएंगे बसंत। बसंत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगर पतझड़ में समास पूछा जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पतझड़ ये एक हमारा ऋतु है। तो इसमें पतझड़ यानी जब पत्ते झड़ते हैं तो उसे पतझड़ बोलते हैं, अर्थात कब झड़ते हैं आपके, तो पतझड़ में झड़ते हैं, इसलिए आपकी एक ऋतु है पतझड़। तो इसलिए आंसर आप लगाएंगे इसमें बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अवर का विलोम शब्द बताइए। शब्द क्या है आपका, अवर शब्द दिया गया है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, प्रवर, विवर, नगर और शवर। देखिए, अवर क्या होता है, जो श्रेष्ठ ना हो। अवर किसे कहते हैं, श्रेष्ठ ना हो उसे बोलते हैं अवर। और प्रवर का मतलब क्या होता है, जो श्रेष्ठ हो उसे बोलते हैं प्रवर। तो अवर जो श्रेष्ठ ना हो ये आपका मूल शब्द था। अब बताना क्या था कि जो श्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रवर। प्रवर का अर्थ दे दिया है, यानी जो श्रेष्ठ होता है उसे प्रवर बोलते हैं। क्वेश्चन चौथा हमारा दिया गया है कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन इसमें भी आपको 4 दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कि भाषा की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है। ऑप्शन देखो, शब्द, भाव, ध्वनि, चिन्ह या वाक्य। तो देखो, इससे हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर भाषा की मूलभूत इकाई। तो इसका तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि चिन्ह। ये भाषा की मूलभूत इकाई है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या फिर अक्षर होगी। वहीं पर अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या लगाएंगे, ध्वनि या फिर चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, मौखिक कभी पूछी जाती है, ध्वनि या चिन्ह सबसे छोटी इकाई है, लिखित भाषा की सबसे छोटी वर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कि इनमें विलोम युग्म नहीं है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये युग्म में रखे गए हैं। एक ऐसा युग्म है जिसके विलोम बिल्कुल सही नहीं है, वही आपको छांटना है। ऑप्शन देखिए, स्थावर का जंगम, मूक का वाचाल, व्यष्टि का समष्टि और हार का परिहास। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थावर जो हमारा शब्द है इसका विलोम होता है जंगम, मूक का क्या होता है, वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और हार
परिहास, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो कोई अपोजिट में होता है वो जीत जाता है ना, तो हार का क्या होता, यहाँ पर जीत होता। अगर इस शब्द से कंपेयर करेंगे तो हास, यहाँ पर परिहास दिया गया है। मूल शब्द होता अगर हमारा हास, तो हास का क्या हो जाता, तो आपका हो जाता परिहास। यहाँ पर शब्द दिया गया है हार, इसके आगे होना चाहिए था जीत, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन सही है, ये हमारा शब्द सही नहीं है, बाद बाकी 3 सही है हमारे विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि जिन शब्दों के खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, या फिर सार्थक शब्द। तो देखिए कोई भी शब्द मान लो हमारा मूल शब्द है, उसके खंड कर दिए फिर भी उसका अर्थ निकल रहा है, तो वो हो जाता है शब्द आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में हमेशा याद रखना है, आपके बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे आपके यौगिक शब्द में जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया इसमें दशानन, क्या है दशानन, दशानन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 10 आनन निकलेगा हमारा, 10 आनन। देखो 10 आनन ये 2 हमारे शब्दों के खंड हो गए हैं, लेकिन दोनों अपने अपने अर्थ दे रहे हैं। 10 ये हमारा काउंटिंग में आता है, आनन निस्मुख हो जाता है, जिसके 10 मुख हैं अर्थात रावण बहुव्रीहि में चला जाएगा, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, यौगिक शब्द हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन बी हमारा। क्वेश्चन 7 हमारा दिया गया है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन ए है विकारी शब्द, बी है अविकारी शब्द, सी है यौगिक शब्द और डी है योग रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। देखो इसमें लिंग वचन कारक 3 शब्द दिए गए हैं, ऐसा शब्द हमारा एक कौन कोई बताइए जिन पर तीनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया लड़का, ठीक है लड़का। अब देखो लिंग इसमें चेंज करेंगे या वचन चेंज करेंगे, तो वचन में लड़का है, लड़के का हो जाएगा, लड़का जो हमारा शब्द है मूल, इसका जब हम बहुवचन में करेंगे तो लड़के हो जाएगा, ये इसका वचन चेंज हो गया, तो ये हमारा जाता है। देखो जो शब्द इसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, प्रभाव पड़ता है, वो विकारी शब्द होते हैं। यहीं पर क्वेश्चन आता है कि लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा, जिसका प्रभाव पड़ता है उसे विकारी कहते हैं। जैसे अविकारी का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसलिए हुआ, या फिर हमने ले लिया जब या तब। देखिए इन शब्दों को आप वचन कारक लिंग किसी के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, इनमें परिवर्तन हो जाता है तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से मैं का बहुवचन बताइए। क्या मैं, यानी सिर्फ हम अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहे हैं। देखो इंग्लिश में मैं को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई के बहुवचन में हम जब प्रयोग करते हैं तो बी लगाते हैं, और बी को हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं। यानी मान लो जब मैं यहाँ पर अकेला था, हम अकेले खड़े थे, तो क्या कहते थे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर 4 लोग और आ जाए यहाँ पर तो क्या हम कहेंगे कि मैं खड़ा हूँ, नहीं, हम बोलते हैं कि हम खड़े हैं। अब बहुत से लोग आ गए तो मैं की जगह क्या हुआ, हम हो गया, तो मैं का बहुवचन क्या होगा, हम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजपुताना में प्रत्यय है। ऑप्शन देखिए आ, ना, आ और आना, तो राइट आंसर है आना। राजपूत अलग निकल जाएगा और आना हमारा अलग निकल जाएगा प्रत्यय, इसको मिलाने से पूरा शब्द बना हमारा राजपुताना। चलिए क्वेश्चन 10 हमारा दिया गया है कि मनुष्य में संज्ञा है। आपको ध्यान रखना है मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, मनुष्य एक नहीं है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़के में कौन सी संज्ञा है या फिर लड़की में कौन सी संज्ञा है, तो लड़का कोई एक नहीं है, ना ही कोई लड़की एक है, तो इसलिए पूरी जाति का जब बोध होता है तो आपकी जातिवाचक संज्ञा
होती है। यहीं पर अगर हम पर्सनल नाम ले देते हैं किसी का कि राम, श्याम, सीता, मोहन, तो आपका हो जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक, यानी किसी को हमने पर्सनल नाम ले दिया है वहां पर। तो ये थे हमारे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।